हेलो दोस्तों, स्वागत, वेलकम, सत श्री अकाल और सुनाओ की हालचाल। तो मैं आशीष जैन आपका युवा पीढ़ी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो हमने अभी तक सर्वनाम की क्लास को पढ़ लिया था, जहां हमने समझा कि सर्वनाम क्या होता है, कैसे हम इन चीज़ों को समझ पाते हैं और कैसे ये जान पाते हैं कि यही सर्वनाम होगा। ठीक है, सर्वनाम के भेद हमने समझे, दो प्रकार से होते हैं, मूल व यौगिक। और हमने मूल सर्वनाम की बात बहुत अच्छे तरीके से सीख ली थी, समझ ली थी, पढ़ ली थी। और उसी के आगे हमने यौगिक सर्वनाम को भी समझा। यौगिक सर्वनाम में हमने ये समझा कि यौगिक सर्वनाम अपने आप से बनकर आया हुआ शब्द नहीं, बल्कि मूल सर्वनाम में कारक चिन्हों को जोड़कर बनाया गया शब्द होता है। जब मूल सर्वनाम और कारक चिन्हों को जोड़कर शब्द बनाया जाएगा तब कहलाएगा यौगिक सर्वनाम। तो आज हम इस क्लास में, सर्वनाम की दूसरी क्लास में, बात करने वाले हैं यौगिक सर्वनाम के भेद की। ठीक है, तो अब हमें चाहिए यौगिक सर्वनाम के भेद सीखने हैं। तो हम लिखेंगे यौगिक सर्वनाम के भेद। यौगिक सर्वनाम के भेद। अब यौगिक सर्वनाम के भेद अगर हम देखें तो ये प्रयोग व अर्थ के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं। प्रयोग व अर्थ के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं। अब इन 6 प्रकारों को समझो। देखो, पहला है का। इसमें हम लिखते हैं, पहला होता है पुरुष वाचक सर्वनाम। पहला कौन सा होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, दूसरा देखेंगे हम, का के बाद खा, और खा में आता है निजवाचक सर्वनाम। दो गए। निजवाचक सर्वनाम के बाद हम सुनेंगे, समझेंगे, तीसरा सर्वनाम होगा गा। निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ड़ा, अंगा, पांचवा होगा अंगा में संबंधवाचक सर्वनाम। और चा यानी छठवा होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। यहां पर वाचक का अर्थ समझ लो। वाचक का अर्थ होता है बोध या ज्ञान या बताने वाला। वाचक का अर्थ होता है बोध, बोध को बोलते हैं ज्ञान, या फिर क्या कहा जाएगा, बताने वाला। प्रश्न बताने वाला सर्वनाम, संबंध बताने वाला सर्वनाम, अनिश्चय बताने वाला सर्वनाम,
निश्चय बताने वाला सर्वनाम, निज बताने वाला सर्वनाम और पुरुष बताने वाला सर्वनाम। इस प्रकार से 6 सर्वनाम होते हैं जिनको यौगिक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन बनेगा पेपर में, कैसा क्वेश्चन बनेगा? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, क्या कहोगे? इनको कभी मत कहना। अगर इनको भी कहना है तो फिर डिपेंड करता है ऑप्शन पे। हमने सर्वनाम 2 प्रकार से पढ़े है ना, 2 प्रकार से पढ़े, जहां पर कहीं तो एक बार तो इसके भेद 2 थे, एक बार 6 थे। अब बात करते हैं कि भाई पूछ क्या है प्रश्न, मूल पूछ रहा है कि यौगिक पूछ रहा है। जब सर्वनाम पूछा जाए कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ऑप्शन में इनमें से कोई एक होगा, दोनों इकट्ठे नहीं होंगे, पहले ध्यान रखना। इन दोनों में से कोई एक होगा। अगर इतना पूछा गया सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, या तो 2 ऑप्शन में होगा या फिर 6 ऑप्शन में होगा। जब दोनों ऑप्शन में हो तो केवल 2 को टिक कर दो, बात खत्म, आगे बढ़ जाओ। दोनों तो कभी मिलेंगे ही नहीं, ऐसा असंभव बात है, ये तो कभी होगा ही नहीं कि दोनों एक साथ मिल जाए एक ही क्वेश्चन में, ऑप्शन के रूप में। तो जब सर्वनाम के भेद पूछे जाए तो 2 होते हैं, जब सर्वनाम के मूल भेद पूछे जाए तो 2 होते हैं, मौलिक पूछे जाए तो 2 होते हैं, और यौगिक पूछे जाए तो 6 होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर पूछे जाए तो 2 होते हैं, प्रयोग के आधार पर देखे जाए तो 6 होते हैं, अर्थ की दृष्टि से देखे जाए तो 6 होते हैं। इस प्रकार से बातों को समझना है और याद रखना है। ठीक है, ये बनते हैं क्वेश्चन सर्वनाम से, भेदों के लिए, भेदों के बारे में या भेदों को लेकर। अब हमारा पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम इसी को सीखने या पढ़ने वाले हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यहां समझना क्या है, इसमें समझना यह है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में हमेशा उन संज्ञा या नामों की बात की जाती है जो नाम किसी जीवित इंसान या प्राणी के हों। ठीक है, तो यहाँ पर प्राणियों की संज्ञा के रूप में पुरुषवाचक सर्वनाम का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना। तो इनका उपयोग प्राणियों का बोध कराने हेतु किया जाता है। इनका उपयोग प्राणियों का बोध कराने के लिए किया जाता है। प्राणियों का, ध्यान रखना, प्राणियों का यानी जीवित लोगों का या इंसानों का। प्राणियों का बोध कराने के लिए। अब देखो कैसे होगा। तो जैसे मैं, तुम, आप, हम, वह, यह, जो, सो, कोई, किसी, ये सब के सब जितने भी सर्वनाम है, ये सारे के सारे सर्वनाम प्राणियों के लिए उपयोग किए जाने वाले सर्वनाम है, ध्यान रखना। ये सारे के सारे सर्वनाम प्राणियों के लिए उपयोग किए जाने वाले सर्वनाम है। अब इन सभी सर्वनामों को यहाँ नहीं लिखा जाएगा पुरुषवाचक में, तुम समझोगे पुरुषवाचक सर्वनाम ये होते हैं, तो इन सब को यहाँ नहीं लिखा जाएगा, इनमें से इतने रखे जाएंगे यहाँ पे, मैं, तुम, आप, हम, वह, ये। ठीक है, अब समझना ये है कि पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं। अब ये तीन कौन कौन से होंगे? एक तो उत्तम, दूसरा मध्यम और तीसरा अन्य, है ना। उत्तम, मध्यम, अन्य, तो इस प्रकार से तीन पुरुषवाचक सर्वनाम
एक तो हो गया उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। ये तीन प्रकार के सर्वनाम पाए जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में। अब अगर ये तीन प्रकार के सर्वनाम है ना, तो समझो अब इनको समझना है मुख्यतः कैसे कैसे। हम पहले लिखते हैं का, उत्तम पुरुष, ये होता है बोलने वाला या वक्ता। खा दूसरा होता है मध्यम पुरुष, जिसे हम कहते हैं सुनने वाला या श्रोता। तीसरा होता है अन्य पुरुष। अब जैसे हमने उत्तम पुरुष को बोलने वाला वक्ता कह दिया, मध्यम पुरुष को सुनने वाला श्रोता कह दिया, ऐसे ही अन्य पुरुष को क्या कहेंगे? अन्य पुरुष को हम कहेंगे अन्यत उपस्थित। अन्यत उपस्थित ये कहेंगे। अब इनका मतलब क्या होगा? इनका मतलब क्या होगा? जो जो सर्वनाम उत्तम पुरुष के लिए प्रयोग किए जाने हैं, जिनका उपयोग उत्तम पुरुष में किया जाएगा, वो सारे के सारे सर्वनाम कौन से होंगे? बोलने वाले। मतलब जो व्यक्ति बोलता है ना, वो व्यक्ति उत्तम पुरुष होता है। सीधी बात ये है, जो व्यक्ति बोलता है वो होता है उत्तम पुरुष। अब दूसरा क्या होगा? मध्यम पुरुष। तो ये क्या होगा? जो व्यक्ति सुनता है, जैसे मैं बोलता हूं तो मैं उत्तम पुरुष, तुम सुनते हो तुम मध्यम पुरुष। ये दो चीज समझो, बोलने वाला उत्तम, सुनने वाला मध्यम। बोलने वाला उत्तम, सुनने वाला मध्यम। बोलने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता। बोलने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता। अब वो जो सुनता है ना, वो वक्ता की बातों को किसी भी प्रकार से सुने, किसी भी प्रकार से सुने, बस सुने। ठीक है, तो सुनने वाला कहलाएगा श्रोता, बोलने वाला कहलाएगा वक्ता। बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहा जाता है, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहा जाता है। ठीक है, अब आता है तीसरा अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष को समझने के लिए मैंने लिखा है यहाँ अन्यत उपस्थित। ठीक है, मतलब ऐसा कोई सर्वनाम जो कहीं दूसरी जगह उपस्थित है। कहीं दूसरी जगह उपस्थित होने का मतलब क्या हुआ? कि जहां पे श्रोता है, जहां पर वक्ता है, उस जगह पे अन्य पुरुष नहीं है। जहां श्रोता सुना रहा है, श्रोता सुन रहा है और वक्ता बोल रहा है, उस जगह पर अन्य पुरुष है ही नहीं। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं कि ऐसा कोई पुरुष जो उस समय पर, उस जगह पर सुनने और बोलने वालों के बीच में अनुपस्थित हो, उपस्थित हो ही ना। पहला समझ लो ये बात। दूसरी बात ये समझ लो कि अन्य पुरुष वो पुरुष होते हैं जो हमारी बातों में होते हैं, हमारी बातों में शामिल होते हैं, लेकिन हमारे साथ नहीं होते हैं। अब इसमें अंतर क्या रहेगा? जो हमारी बातों में शामिल है लेकिन साथ नहीं है, मतलब ये हुआ कि जैसे मैं बोल रहा हूं तो उत्तम या वक्ता, आप सुन रहे हो मध्यम या श्रोता। जो नहीं सुन रहा है हमारी बातों को, जो हमारी बातों में शामिल तो है लेकिन हमारे साथ नहीं है, हमें सुन ही नहीं पा रहा है, जिसकी हम केवल बातें कर रहे हैं, जो अनुपस्थित है, केवल बातें की जा रही हैं उसकी, वो होगा अन्य। कैसे होगा? मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये तो सही में आ गया मध्यम और उत्तम। अन्य वाला कैसे बनेगा? तो अन्य वाला बनेगा ऐसे
कैसे हम बात करें नरेंद्र मोदी की, कि भारत के या देश के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी हैं, ये हुआ। अब नरेंद्र मोदी की बातें हम कर रहे हैं ना, तो नरेंद्र मोदी हमारी बातों में शामिल हैं या हमारे साथ शामिल हैं? क्या है? जिस जगह बैठ के हम बातें कर रहे हैं, जिस जगह बैठ के हम एक दूसरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उस जगह नरेंद्र मोदी है क्या सुनने के लिए? हमें नहीं है ना। तो जब कोई व्यक्ति केवल हमारी बातों में हो, उपस्थित ना हो उस जगह पर जहां हम बातें कर रहे हैं, केवल बातों में हो, केवल उसकी बातें कर पा रहे हैं, वो व्यक्ति को बोलते हैं अन्य पुरुष सर्वनाम। अन्य पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम। समझ गए बात को? अब ऐसे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी, जैसे आप किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में पढ़ने जाते होंगे या जाते थे, तो उस समय होता क्या था, कोई टीचर तो होगा पूरे विद्यालय में या महाविद्यालय में ऐसा जो आपको पसंद नहीं आता होगा, कोई ऐसा दोस्त होगा, कोई ऐसा क्लासमेट होगा जो आपको पसंद नहीं आता होगा। अब ये बात आप उसके सामने तो बोल नहीं सकते, उसके सामने तो आप बोलोगे नहीं, है ना। अब अगर उसके सामने वो बातें नहीं की जा रही हैं, तो उसकी बातें कहीं तो कहोगे, किसी ना किसी से, अपनी फैमिली से कहोगे, अपने दोस्तों से कहोगे, अपने किसी से तो जानने वाले से कहोगे। अब जिससे तुम कहोगे ना, उससे कहने के समय पे जिस व्यक्ति की बातें तुम कह रहे हो कि ये अच्छा नहीं है, ये वैसा, ये ऐसा है, वो व्यक्ति उस जगह पे शामिल नहीं है ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी बातों में नहीं है ना। तुम जहाँ ये बातें कर रहे हो वहाँ तो नहीं है ना। जहाँ तुम दोनों बातें कर रहे हो, बता रहे हो, पूछ रहे हो, उस जगह पे तो नहीं है ना। और जो व्यक्ति हमारी बातों में तो है लेकिन हमारे साथ नहीं है, हमें सुनने के लिए उपस्थित नहीं है, वो व्यक्ति कहलाता है अन्य पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम। बाकी के दो एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, उत्तम बोलने वाला, मध्यम सुनने वाला। जो अन्य पुरुष होगा वो किसी के साथ ही नहीं होगा, वो कहीं भी होगा, कैसा भी होगा, कभी भी होगा, कैसे भी, किसी भी स्थिति में होगा, लेकिन हमारे साथ, हम दोनों की बातों में नहीं होगा। बातों में मतलब हमारी, हम बातें कर रहे हैं जिस समय, उस समय हमारे पास नहीं होगा, बातों में तो शामिल होगा, बातों में तो है, हम बात ही उसी कर रहे हैं तो बातों में तो है, लेकिन उस जगह पर नहीं है। उसको बोलते हैं अन्य पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम। समझ आ गई बात? अब समझो या लिखो, इनमें होगा क्या। उत्तम पुरुष में हम एक शब्द का उपयोग करते हैं, मैं और हम। मध्यम पुरुष में तुम का कर लेते हैं, तू का कर लेते हैं, आप का कर लेते हैं। अन्य पुरुष में यह, वह, ये हो गए साहब। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि बोलने वाला उत्तम पुरुष कहलाएगा, सुनने वाला मध्यम पुरुष कहलाएगा, और जो यहां नहीं है वो अन्य पुरुष कहलाएगा। समझ गए बातों को? अब देखना इसमें क्या होगा। मैं खुद एक व्यक्ति है जो बोल रहा है, खुद है, अकेला है, मैं, एक वचन। इसी का ये हो गया हम, बहुवचन, क्योंकि हम में कई सारे लोग एक साथ बोल रहे हैं, दो लोग बोल रहे हैं, तीन लोग बोल रहे हैं, तो हम हो गया। ये एक वचन, ये बहुवचन। तुम, हम किसी से बोल रहे हैं ना तुम करके, तो वो एक वचन भी है, और अगर तुम में ही एक से ज्यादा लोग हो गए तो बहुवचन भी है। हम बोल रहे हैं तू, तो तू किसी एक से बोला जाता है तो वो एक वचन हो गया। आप कह के बोल रहे हैं तो आप भी किसी एक से ही बोल सकते हैं, तो आप एक वचन भी हो जाएगा। और इसी आप को हम, इसी आप शब्द को हम दो, एक लोगों से अधिक, या एक से, एक व्यक्ति से अधिक, 2, 4, 10 लोगों से भी आप करके बोलते हैं तो बहुवचन भी होगा। ठीक है, तो ये अपने आप में एक वचन भी है, ये अपने आप में ही बहुवचन भी है। फिर आता है अन्य पुरुष, यहाँ पर लिखा है यह और वह। यहाँ पर यह और वह अपने आप में एक वचन है, तो क्यों ना इसके बहुवचन भी लिखे जाए। तो बहुवचन लिखने के लिए ध्यान रखना, यह का बनता है ये और वह का बनता है वे। ये बन गए सर आपके पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या बन गए? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब इन पुरुषवाचक सर्वनाम में होगा क्या। अब इस पुरुषवाचक सर्वनाम में होगा क्या कि जैसे ये शब्द लिखे हैं, ये शब्द तो तुम कहोगे कि हमने मूल ये मौलिक सर्वनाम में पढ़े थे, जो उत्पत्ति के आधार पर बताए गए थे, उत्पत्ति के आधार पर वो मूल या मौलिक सर्वनाम में ये शब्द थे। तो इसमें यौगिक वाला सिस्टम कहाँ से आ गया, इसको हम यौगिक क्यों कह रहे हैं। तो अब इसको यौगिक कहने की वजह ये है कि इन्हीं शब्दों में जोड़ दो कारक। ठीक है, कारक चिन्ह या विभक्ति के रूप इन्हीं शब्दों में जोड़ने हैं, इन सभी में। अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था ना पिछली क्लास में
क्या सीखा था कि जितने भी मूल सर्वनाम थे उन सभी में लगाओ कारक, बन जाएंगे यौगिक। ये तो था। तो ये तो है मूल, अब इन्हीं में लगाओ कारक, बन जाएंगे यौगिक। तो इस प्रकार से ये जो है ना, ये मूल रूप लिखे हैं इनके। अब इनको यौगिक तो हमें बनाना पड़ेगा। मैं को मैंने कर दिया, मुझको कर दिया, मुझसे कर दिया, ऐसे करके इनको यौगिक बनाना पड़ेगा, तब ये कहलाएंगे यौगिक। और ये बनाने दोबारा नहीं है, मतलब अब मैं दोबारा तो बनाने से, क्योंकि ये सारे के सारे यौगिक शब्द मैंने आपको पिछली क्लास में करवा दिए, बना बना के, दिखा दिखा के, लिखा लिखा के करवाए थे। तो उस प्रकार से आप समझ जाना कि इसके यौगिक क्या बनेगा, इसका यौगिक क्या बनेगा, इसका यौगिक क्या बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप यौगिक रूप इनको तैयार कर सकते हो, बना सकते हो। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। जैसे जैसे हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, ऐसे लिख लो ना, क्या दिक्कत है। हम तुम सनम सातों जन्म साथ रहे हो जैसे। देखो ये हो गया हमने तुमको देखा, हमने तुमको देखा। अब देखो इस सेंटेंस में, इस वाक्य में होगा क्या, एक तो ये देखो ये उत्तम पुरुष का आ गया, और एक ये देखो ये मध्यम पुरुष का आ गया। तो एक ही वाक्य में दोनों पुरुष आ गए, उत्तम भी मध्यम भी। अब और एग्जाम्पल देखें। वह है वे, तुम्हें व मुझे, बुला रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हुआ का, ये देखो अन्य पुरुष, ठीक है, ये मध्यम पुरुष, ये उत्तम पुरुष। अब देखो ये तीनों शब्द यानी तीनों प्रकार के पुरुष एक ही वाक्य में आए। अब इनका उपयोग समझो कैसे। वे तुम्हें व मुझे बुला रहे हैं, तो ये बात बोली किसने होगी, इसने, इसने या इसने। ऑब्वियस सी बात है, आपको सुन के पढ़ के भी समझ में आया कि इसने बोली होगी। तो बोलने वाला क्या हो गया, उत्तम है। बोलने वाला क्या हो गया, उत्तम। अब इस बोलने वाले ने ये बात बोली किससे कि बुला रहे हैं, इससे या इससे। ये भी समझ में आ गया, साधारण सी बात है कि इसी से बोला है। तो ये हो गया उत्तम बोलने वाला, इससे बोला गया तो ये सुनना है इसकी बातों को। तो ये सुनने वाला क्या हो गया, मध्यम, ये वक्ता, ये श्रोता। अब आते हैं वे शब्द पे। वे शब्द को कैसे समझे हम, तो वे को ऐसे समझे कि ये इसने बोला, इसने सुना, लेकिन इसने तो नहीं सुना ना। इसने बोला, इसने सुना, लेकिन इसने तो नहीं सुना ना। अब इसका उपयोग क्या हुआ यहाँ पे, तो इसका उपयोग ये हुआ कि इसने जो बोला ना वो इसके बारे में बोला, इसने जो बोला वो इसके बारे में बोला, और इसके ही बारे में इसने सुना इसके मुंह से। बात समझ आई। ये बोल रहा है, ये सुनना है, ये दोनों उस जगह पे उपस्थित है। जिस जगह पे ये बात की जा रही है कि वे हमें और तुम्हें बुला रहे हैं, उस जगह पर ये बोल रहा है, ये सुन रहा है, तो ये दोनों तो उपस्थित हैं कहने सुनने के लिए, लेकिन ये उस जगह पे उपस्थित नहीं है। ये जो वे शब्द है ना, उस जगह पे उपस्थित है ही नहीं। अब अगर ये उपस्थित नहीं है तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अन्य पुरुष, जो अन्यत्र उपस्थित हो, अन्य किसी दूसरी जगह पर उपस्थित हो। यहाँ पर जिस जगह ये बैठे हैं, खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, उस जगह पर उपस्थित ना हो तो कहलाएगा अन्य पुरुष। बात समझ आ गई। इस प्रकार से हम उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष को समझ सकते हैं। एक और सेंटेंस लिखें। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी दीदी दरोगा बन गई है। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी दीदी दरोगा बन गई है। अब सुनना, देखो उसने, उसने
कोई तीसरा व्यक्ति हो गया, मुझसे यानी मुझसे कहा, तो मैं पहला व्यक्ति हो गया। तुम्हारी दीदी, तुम्हारी मतलब मैं इस व्यक्ति से किसी व्यक्ति से बोल रहा हूँ कि मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि मुझसे कहा कि तुम्हारी दीदी, तो मैं बोलने वाला, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अब यहाँ पे आके तुम्हें बता रहा हूँ ना, तो इसलिए मैं बोलने वाला तुम्हारे सामने, तुम सुनने वाले मेरे सामने, कि मुझसे कहा कि तुम्हारी दीदी दुर्गा बन गई। किसने कहा? उसने, किसी तीसरे व्यक्ति ने। तो पहला व्यक्ति मैं, दूसरा व्यक्ति तुम सुनने वाले, तीसरा कोई व्यक्ति जिसने मुझसे कहा। लेकिन जिस समय वो कहा था ना, उस समय तो वो था, तो उस समय वो वक्ता था, मैं श्रोता था। लेकिन इस जगह, इस समय मैं तुमको बता रहा हूँ, तो इस जगह पर, इस समय पर मैं वक्ता हूँ, तुम श्रोता हो। मैं उत्तम हूँ, तुम मध्यम हो। लेकिन अब वो जो तीसरा व्यक्ति जिसने हमें बताई थी, जिसने मुझे ये बात बताई थी ना, वो व्यक्ति तो यहाँ है ही नहीं। तो अब इस समय पर वो व्यक्ति हमारे लिए हो जाएगा अन्य पुरुष, तीसरा कोई व्यक्ति। पहला मैं बोलने वाला, दूसरा तुम सुनने वाले, तीसरा वो जिसके बारे में तुमसे बता रहा हूँ कि उसने मुझसे कहा। ठीक है, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हम तीनों प्रकार के पुरुष को एक साथ भी उपयोग कर सकते हैं, अलग अलग भी उपयोग कर सकते हैं, या किसी एक वाक्य में एक बार भी उपयोग कर सकते हैं। बात समझ आ गई? किसी भी एक अकेले का उपयोग एक बार में कर सकते हैं, दो का करना हो दो का कर सकते हैं, तीन का करना हो तीन का कर सकते हैं। अब जैसे दो का करना है, दो का करने के लिए ऐसे कर दो, मैं उससे नहीं मिलूंगा। लो वही बन गया, ये पहला बोलने वाला, ये तीसरा, ठीक है, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ मिलने के लिए, ये तीसरा व्यक्ति है अन्य पुरुष, ये उत्तम पुरुष। बात समझ आ गई? इस प्रकार से अगर एक वाक्य में एक का उपयोग करना है, एक का कर लो, दो का करना है, दो का कर लो, तीन का करना है, तीनों का कर लो, कोई इशू, कोई समस्या नहीं होगी। इस प्रकार से हम समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, और आगे मतलब इसको पूरी तरह से खत्म कर लेते हैं, पढ़ के समझ के सीख के, कि भाई पुरुषवाचक सर्वनाम इस प्रकार से होता है और ऐसे ऐसे हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये कहलाता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तब भी कुछ रह गया और डाउट वाउट कुछ बचा हो, सीधा कमेंट में आओ, पढ़ो, अपनी बातों को कहो और आगे बढ़ो, आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे, मिटाते हैं इसको। लो भाई, ये हो गया। अब आगे समझना है प्रयोग। अब कोई प्रयोग बीच में कैसे आ गए भाई? आ गए तो आ गए। अब ये समझो कि प्रयोग करना किसका है, तू, तुम, आप। अब इनका उपयोग कैसे होगा? देखो, तुम, तू, आप तीनों शब्द देखे हमने किसमें? वक्ता में, सॉरी श्रोता में या मध्यम पुरुष में। इनका उपयोग होगा कैसे? देखो, ये तू का उपयोग सम्मान रहित, ये सम्मान रहित होता है, तो सम्मान नहीं दिया जाता। जब भी तू का प्रयोग किया जाएगा, सम्मान नहीं दिया जाएगा। छोटे या बराबर के लोगों से लाड़ प्यार दिखाने के लिए यार गाड़ियां निकलती रहती हैं, क्या करना चाहिए? गुस्सा या अपमान करने के लिए। ये होता है उपयोग तू का। सम्मान इसमें दिया नहीं जाए। जब भी तुम खुद सोचो इस बात को, तुम लोग जब अपने दोस्तों से बोलते हो, अपने छोटों से बोलते हो, तू करके बोलते हो, तो उस तू में देखो, अगर तुम्हारे कोई छोटे भाई बहन है तो उनसे अगर तू बोल रहे हो तो लाड़ प्यार से बोल रहे हो, दोस्त हैं तो तू बोल रहे हो तो लाड़ प्यार से बोल रहे हो। ठीक है, और इस लाड़ प्यार के अलावा तुम जब कभी तू बोलते हो तो सम्मान रहे तो बोलते हो, है ना? कभी कभी तो सम्मान देते हो कि हाँ भाई सम्मान भी दिया है। लेकिन जब कभी गुस्सा आता है तुम्हें या किसी का अपमान करना होता है तो गुस्से में बोलते हो तू, तब क्या सम्मान बचेगा?
आज गाड़ियां समझ लो बहुत ही निकल रही हैं। जब गुस्से में या अपमान करने के लिए बोलते हो तब क्या तुम्हारा उस गुस्से में अपमान में लाड़ प्यार बचेगा? नहीं बचेगा ना। फिर क्या आएगा? सम्मान रहित हो जाएगा वो तू। तो सम्मान रहित, सम्मान ना करना हो तो तू बोल दो किसी भी छोटे बच्चे से, चाहे बेशक लाड़ प्यार वाली बात ना हो, गुस्से वाली बात भी ना हो, लेकिन तब भी छोटा होगा तो तू बोला जाएगा, दोस्त होगा तो तू बोला जाएगा। ठीक है, जो किसी की बेइज्जती करनी हो तो तू बोल दो। अब लाड़ प्यार में देखो, अब कई कई जगह पे होता है, कई बार देखा भी है, हर जगह टीवी में या सामने से भी देखा है कि अपनी माँ से उनके बच्चे तू करके बात करते हैं। माँ तूने खाना खाया, माँ तू ठीक है क्या नहीं, ऐसे करके, है ना। तो वहां पर है बड़ों के लिए सम्मान के साथ है, लेकिन वो तू क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि लाड़ प्यार दिखाई दे रहा है। हम कई बार देखते हैं भगवान से तू करके बोलते हैं, भगवान तूने मुझे ये नहीं दिया, भगवान तू मुझको उठा ले, भगवान तू मुझको ये दे दे। तब भी तो बोल रहे हैं तू करके, लेकिन लाड़ प्यार से। अब वहां पे ऐसा नहीं है गुस्से ही कर रहे हो, अपमान कर रहे हो, सम्मान नहीं दे रहे हो। तो कई बार तू का उपयोग लाड़ प्यार के लिए भी इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, फिर होता है तुम का प्रयोग। इसमें सम्मान होता है, सम्मान सहित। छोटे बड़े या बराबर के लोगों से। यह मिलेगा सम्मान। जब भी तुम का उपयोग करोगे छोटे बड़े बराबर सबके लोगों से कर सकते हो, लेकिन वहां सम्मान की दृष्टि से किया जाएगा। ठीक है, आप वही चीज सादर, सत्कार, सम्मान, अभिवादन, इन चीज़ों में आपका उपयोग किया जाएगा। सादर, सत्कार, सम्मान, अभिवादन करने के लिए, बधाई देने के लिए, मतलब किसी प्रकार से जब हमें किसी को सम्मान देना हो, सादर सत्कार या अभिवादन करना हो, तभी हम उसके साथ आप शब्द का उपयोग कर लेते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा शब्द तो तीनों में देखा जाए तो आपको कहा जाता है, और फिर वो जो है सो काम चला ही लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया तुम तू आपका प्रयोग जो मध्यम पुरुष में था। अब बात करेंगे हम दूसरा सर्वनाम, पढ़ने वाले थे निजवाचक सर्वनाम। अब हम निजवाचक सर्वनाम को पढ़ेंगे। इसमें होगा क्या कि इसमें तीनों प्रकार के पुरुष या वक्ता या लेखक अपनत्व या निजता का बोध कराते हैं। क्या करते हैं? अपनत्व यानी अपनेपन का या निजता का बोध कराते हैं। अब इनमें होता क्या है, देखो हमने जैसे अभी पढ़ा था इससे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में हमें ये चीजें समझनी थी कि कौन कौन से शब्द होते हैं जो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बस इतना समझना शब्द कौन कौन से हैं। तो हमने उत्तम पुरुष में देख लिया मैं और हम। अब उनसे बने हुए यौगिक सर्वनाम जो कारक या विभक्ति लगाकर बनाए जाते हैं। मध्यम में पढ़ लिया तुम तू आप, और अन्य में पढ़ लिया था यह वह ये वे। ठीक है, अब इनका करना क्या है कि हमको इनके शब्द याद रखने हैं कि इन शब्दों का उपयोग इस वाले सर्वनाम में, इन शब्द का उपयोग इस वाले सर्वनाम में, या फिर ये वाले शब्द ये वाले सर्वनाम कहलाते हैं, इस सर्वनाम में इस शब्द का उपयोग किया जाता है। वो शब्द याद रखने हैं तो मैं इस शब्द को इस सर्वनाम में रखा गया है। इसी प्रकार से यहाँ पे जितने भी शब्द लिखे जाएंगे वो बस शब्दों का खेल है। इसमें सर्वनाम के चैप्टर में शब्दों का खेल है कुल मिला के। तो यहाँ शब्द कैसे कैसे होंगे, जैसे आप, अपना, अपनी, अपने,
अपने आप, स्वयं, खुद, निज, अकेला, अकेली, अकेले, स्वतः, कभी कभी ये भी ले लेते हैं भाई, अलावा। ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। अब आपको समझना है या याद क्या रखना है, तो इन शब्दों को याद रखना है कि देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, एक सेंटेंस दे देंगे, यह काम मेरे अलावा कोई नहीं, मेरा काम, मेरे अलावा कोई नहीं, एक मिनट, मेरा काम मेरे अलावा कोई नहीं करता है। अब इसमें हुआ क्या कि ये व्यक्ति है जो अपने काम की बात कर रहा है, ठीक है। अब इसके काम को करेगा कौन, ये खुद, क्या है ना, मेरे अलावा कोई नहीं करता, तो मतलब ये हुआ कि इस काम को कोई और नहीं करेगा, ये खुद करेगा। हो गया, स्वतः, खुद। ऐसे ही इस बात को और तरीके से लिखना हो तो मेरा काम सिर्फ मैं करता हूँ। अब ये लो, यहाँ पे ये शब्द आ गया। अब इससे पता लग रहा है कि इसका काम कोई और नहीं करेगा, मतलब ये भी निजवाचक कहला देगा। अब ये डिपेंड करता है सेंटेंस पे और ऑप्शन पे। और समझना हो, मैं स्वयं मेरा काम करता हूँ, ये हो गया। मैं मेरा काम आप ही करता हूँ। मैं मेरा काम खुद करता हूँ, अपने आप करता हूँ, निज करता हूँ, अकेला करता हूँ, स्वतः करता हूँ। ये लो भाई। तो हम इन सभी में किसी भी शब्द का उपयोग निज के लिए करते हैं, खुद के लिए करते हैं, किसी और के लिए नहीं कर सकते। तो जब जब शब्दों का उपयोग खुद के लिए किया जाएगा तब तब उन शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। ये बात समझो, जब जब शब्दों का उपयोग खुद के लिए किया जाएगा तब तक उस शब्द को निजवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। जब जब शब्दों का उपयोग खुद के लिए किया जाएगा तब तब शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। क्लियर? ये तो हो गया केस एक शब्द को लेकर, मतलब जिसमें केवल उत्तम पुरुष की बात की गई है। और देखने हैं, वह स्वयं खेलती है। लो भाई, स्वयं के लिए हो गया, वह स्वयं खेलती है, मतलब वह के लिए हो गया। तुम अपना काम करो,
ये हो गया। और अपना काम आप करो, अपना काम खुद करो। निज को निज में निज होता है। ये वह हो गया, तुम हो गया, मैं हो गया, वे। खुद। घर जाते हैं। लो भाई, इतने सारे सेंटेंस हो जाते हैं, इतने सारे वाक्य हो जाते हैं जिनका उपयोग करके तुम समझ सकते हो बातों को, चीज़ों को, शब्दों को समझ सकते हो। यहाँ पर सीधा सीधा खेला, सारा का सारा खेला शब्दों पर डिपेंड है। शब्द अगर ठीक से पकड़ में आते हैं, शब्द अगर ठीक से समझ में आते हैं तो बात बनेगी, नहीं समझ में आते तो बात बिगड़ेगी, बिगड़ने के चांस है। तो वही बात समझनी है कि इन यहाँ पर शब्दों का खेल होता है। सर्वनाम में जो भी जितना भी खेल है, सबसे ज्यादा खेल शब्दों का है। शब्दों को तुम ठीक से समझ लेते हो, ठीक से पकड़ लेते हो, तो तुम सर्वनाम को सही से क्वेश्चन बना पाओगे, नहीं तो फिर सर्वनाम में थोड़ी सी दिक्कत होती है इन्हीं चीज़ों को लेकर। ठीक है, बस समझना है वाक्यों में किस प्रकार से बात बताई जा रही है, किस प्रकार से हमें समझना चाहिए, बस उसी चीज़ पर डिपेंड करता है कि सर्वनाम का उपयोग कैसे होगा, सर्वनाम का क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, तो इतना क्लियर है। एक को ये हो गया, मतलब एक हमने पढ़ लिया पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा पढ़ लिया नैवाचक सर्वनाम। अब तीसरा क्या होगा? तीसरा क्या होगा? तीसरा होना चाहिए संबंधवाचक। ठीक है, इसे मिटाते हैं, आगे बढ़ के संबंधवाचक पढ़ते हैं। ये देखो, दो हो गए हमारे सर्वनाम, तीसरा है संबंधवाचक सर्वनाम, जिसका क्या होगा डेफिनेशन में कि जब एक सर्वनाम अपना संबंध दूसरे सर्वनाम से बताए, या दो उपवाक्यों को जोड़ने वाला सर्वनाम। अब जो ये डेफिनेशन है ना संबंधवाचक सर्वनाम की, इस डेफिनेशन को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण डेफिनेशन नहीं माना जाता, बहुत अधिक महत्वपूर्ण परिभाषा नहीं मानी जाती, क्योंकि ये परिभाषा प्रश्नों में नहीं आती, परीक्षाओं में नहीं आती। इनके जो शब्द बनेंगे, जो शब्द हैं, उन शब्दों का खेल है सारा का सारा। वही शब्द आते हैं परीक्षाओं में, उनके शब्दों के वाक्य आते हैं जिनमें शब्दों का उपयोग किया गया होगा। तो अब हमें देखना है वो शब्द है कौन कौन से। तो देखो, एक हमने पढ़ा था जो, दूसरा हमने पढ़ा था सो। किसमें पढ़ा था? ये मूल या मौलिक सर्वनाम में। तो मूल मौलिक सर्वनाम में जो सो पढ़ा था ना, तो समझो जो का मतलब होता है यह है, सो का होता है वह है, ये वे, जिसे उसे। इतना हो गया। अब इसी से और बनाने हैं। देखो और बन के कौन से आ जाएंगे? जैसा, जैसी, जैसे, वैसा, वैसी, वैसे, जिसका, जिसकी, जिसके, उसका, उसकी, उसके। इतना होगा। अब जेते, तो इधर बन जाएगा तेते। जितना, जितनी, जितने, उतना, उतनी, उतने। अब आगे ऐसे कोई भी शब्द मिले जो जोड़ा बनाते हो, लिखा है ना, दो उपवाक्यों को जोड़ने वाले, जोड़ा बनाने। देखो, यह वह, ये वे, जो सो, जिसे उसे, जैसा वैसा, जैसी वैसी, जैसे वैसे, जिसका उसका, जिसकी उसकी, जिसके उसके, जेते तेते, जितना उतना, जितनी उतनी, जितने उतने।
इसी प्रकार से और भी कई शब्द होंगे जिन्हें हमने यहाँ नहीं लिख पाया होगा, तो कहीं मिलते हैं तो लिख लेना, नहीं तो इतने काफ़ी होते हैं। ठीक है, अब इनके उदाहरण देखने होंगे ना तुम्हें। यही वही भी आ जाएगा, वो अलग आएगा, इसमें नहीं आएगा। जिसके अच्छे अंक होंगे उसको इनाम मिलेगा। देखो जिसके, ये जोड़ दिया, जो घर समय से जाएगा वह बीमार होने से बच जाएगा। जो पढ़ेगा सो दरोगा बनेगा। दरोगी तो बनते हैं भाई। जो पढ़ेगा सो दरोगा बनेगा। जेते पाँव पसारिए तैती लंबी खाट। जो जागेगा सो पावेगा। जो सोएगा सो खोवेगा। समझ आ गई बात? जो जागेगा सो पावेगा, जो सोवेगा सो खोवेगा। तो हमें करना क्या है, संबंधवाचक में संबंध मतलब होता है जोड़ना, संबंध बनाना, रिश्ता बनाना। तो यहाँ पर होगा क्या, एक सर्वनाम अपना संबंध दूसरे सर्वनाम से बताएगा, एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से, एक सर्वनाम दूसरे से, एक सर्वनाम दूसरे से, यहाँ भी एक सर्वनाम दूसरे से, एक सर्वनाम दूसरे से, एक सर्वनाम अपना संबंध दूसरे सर्वनाम से बताएगा। दो उपवाक्यों को जोड़ने वाला सर्वनाम। अब यहाँ पर ये वाक्य है ना, ये एक वाक्य यहाँ तक हो गया, दूसरे को ये जोड़ेगा और आगे बढ़ा देगा। एक वाक्य यहाँ हो गया, इसको ये जोड़ेगा आगे बढ़ा देगा, ऐसे इसको जोड़ता जाएगा आगे बढ़ाता जाएगा। अब भी क्लियर नहीं हुआ हो तो आपको थोड़ा सा और पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आपको इस वीडियो को जहाँ से समझ में नहीं आया वहाँ से दोबारा देख लेना, वापस जाके समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, समझ में आ जाएगा। थोड़ा फोकस रखना, थोड़ा चीज़ों को समझने की कोशिश करना, सब समझ में आ जाएगा। और कोई एग्जाम्पल? जेते और तेते मतलब होता है जितना उतना। जिसका हो गया उसका हो गया, जो हो गया सो हो गया, ये है, ये है ना, ये है ये वह है, ये इनके अर्थ होते हैं इसलिए लिखाया गया है। ऐसा मत सोचना कि इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करोगे, जुड़ते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़ते तो कोई बात नहीं है।
ये इनके अर्थ हैं। जो का अर्थ होता है ये है, सो का अर्थ होता है वह है। अब एक और कोई एग्जांपल बताना हो तो देख लो भाई, बता दो, कोई ध्यान आ जाए तो। आप ही लोग कोशिश कर लो, कोई कमेंट में लिख दो। हम्म 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 हम्म। जो सो लिखाइए। लिखने की कोशिश करें। वह वही है जो खो गया था। उसे बुलाओ जिसने चोरी की। बाकी का आप समझ जाना, इतने एग्जाम्पल बहुत होते हैं। ठीक है, ये बन गया अपना संबंधवाचक सर्वनाम। और टाइम क्या हुआ? टाइम लगभग साढ़े, हाँ। ये बन गया अपना संबंधवाचक सर्वनाम। 3 सर्वनाम हो गए भाई। अभी तो समय बाकी है आपकी क्लास के लिए। तो अब क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला निश्चय, अनिश्चय और प्रश्नवाचक। तो हम कोशिश करेंगे जल्दी से निपटाने की। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो भाई, ये है नंबर 4 घ में हम पढ़ रहे हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम में लिखा क्या है देखो। पहली बात तो शब्द क्या लिखा है? निश्चय। निश्चय से पता लगता है कि किसी निश्चित चीज की बात की जा रही है, किसी निश्चित संज्ञा की बात की जा रही है। और निश्चित कैसे होगी, ये देखो निश्चित होगी कैसे। यहाँ पर नापा तौली करके निश्चित नहीं करना है कि नहीं इतनी इतनी है, ये सही है, निश्चित है ना। कोई जगह नहीं बतानी कि ये जगह निश्चित है, वो निश्चित नहीं। समझो बात को। यह पास व दूर की वस्तु की तरफ इशारा या संकेत करता है। मतलब ये एक ऐसा सर्वनाम है जो पास के लिए या दूर के लिए इशारा या संकेत करता है। समझ गए बात को। जब कोई पास की या दूर की वस्तु बतानी हो, इशारे से बतानी हो, संकेत से बतानी हो, तो इशारा संकेत कर दो, ऐसे करके जो भी करते हो इशारा। उसके अलावा बोल के बतानी है तो बोल के बताने के लिए कुछ शब्द होंगे इसके, जिनसे पता लगेगा शब्दों से कि ये पास के लिए है और ये दूर की संज्ञा या दूर की वस्तु के लिए है। ठीक है, तो इस प्रकार के शब्द हमें देखने हैं। शब्दों का खेल है, इसमें ध्यान रखना। तो हमें शब्द देखने हैं। अब देखोगे शब्द ऐसे कौन से होंगे जो पास के लिए बताएं, पास का बोध कराएं, निकटता का बोध कराएं, और ये किसी दूरी का बोध कराएं। तो ऐसे शब्द कौन से होंगे? तो देखो शब्द होगा जैसे यह कार यहाँ क्यों खड़ी है, वह कार वहां क्यों खड़ी है, दूर के लिए वह। इसी को बोल देंगे ये। ज्यादा होंगी जब संख्या में ज्यादा होगी ना कोई संख्या जो पास में होगी, तो इसके लिए बोल देंगे ये। और दूर होगी कोई चीजें तो वे। ये बोतलें यहाँ क्या कर रही है ना। अब ऐसे ही लिख देंगे इन, पास के लिए इन, दूर के लिए उन। इनको यहाँ से हटाओ, उनको वहां से बुलाओ, उनको लेके आओ, इनको छोड़ के आओ, ये सब चीजें। ठीक है, यह, ये, इन, इस, उस, इसी, उसी, यही, वही, इसे, उसे। इसको, इसमें, उसको, उसमें। 2 4 6 8 9 शब्द हो गए। बताओ, बिना किसी बात के ऐसे खड़े खड़े 9 हो गए। 9 नीचे 9 ऊपर, 9 पास के लिए 9 दूर के लिए। जो शब्द पास के लिए बने होंगे तो वही शब्द उनसे ही मिलते जुलते कोई दूर के लिए तो बने होंगे। तो बस ऐसे उपयोग करना है। पास वाली वस्तु के लिए ये पास वाले शब्द,
दूध वाली वस्तु के लिए दूध वाले शब्द। अब ये मत कहना कि ये शब्द तो हमने उसमें भी देखे थे, पुरुषवाचक सर्वनाम में कहो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन समझना मत कि ये वही होंगे, ये अलग है और वो अलग है। इनका उपयोग वस्तुओं के लिए होता है। किसके लिए? वस्तुओं के लिए। लिख दें इधर। इनका प्रयोग वस्तुओं के लिए होता है। और उनका बताया ही था मैंने पहले ही कि उनका प्रयोग केवल और केवल प्राणियों के लिए, पुरुष जाति के लिए होता है, बताया था। तो उनका पुरुषवाचक वाले शब्दों का प्रयोग पुरुषों के लिए, प्राणियों के लिए, और ये निर्जीवों के लिए, इनका प्रयोग केवल वस्तुओं के लिए होगा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल सेट करने हैं। अब इनके एग्जाम्पल बहुत साधारण है, तुम खुद बना सकते हो। इसके लिए मुझे ऐसी कोई खास जरूरत पड़नी नहीं चाहिए मेरी कि भाई मैं तुम्हें लिख के दिखाऊं तभी बात बनेगी। ये तो बहुत सिंपल ही है ना। ये है लोटा उठाओ, वह चटाई यहाँ लाओ। मैंने इस कार को नहीं देखा। आपने उसमें क्या रखा है? देखो ये, इनसे पता लग रहा है ये है, वह है, इस, उसमें, ये तो शब्द है। इस घर में भूत रहते हैं। उन दिनों मैं बहुत छोटा था। और सोच लो। वे तस्वीरें मेरे साले की हैं, वे तस्वीरें। ठीक है, अब देखो क्या हुआ है। इस घर, उन दिनों, वे तस्वीरें। तो एक और बात समझ में आती है यहाँ। बात ये कि सर्वनाम के बाद तुमने लिखा कोई संज्ञा, तो इसको सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्वनामिक विशेषण। लेकिन ये चीज तुम्हें सार्वनामिक विशेषण यहाँ नहीं पढ़नी है सर्वनाम या संज्ञा में, उसे अलग पढ़ेंगे विशेषण नाम के अध्याय में। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो मैंने बताई है ना, केवल एक जानकारी छोटी सी नॉलेज के लिए। अब इसका ये मत करना कि यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होते हैं क्या, ऐसा कुछ नहीं है। उदाहरण देख लेना, उदाहरण देखना हो। यही किताब
उन्हें भी चाहिए। ये हो गया भाई, यही किताब उन्हें भी चाहिए, ये बन जाएगा। अब इसको हम सर्वनामी विशेषण तो कह देंगे उदाहरण के तौर पे कि हाँ ये देखो ये हो गया सर्वनाम, ये हो गया संज्ञा, तो विशेषण बन गया। लेकिन इसका उपयोग इस जगह नहीं है, सर्वनामी विशेषण का उपयोग, सर्वनाम में कोई उपयोग नहीं है, तो विशेषण का अलग से अध्याय होगा, उसमें पढ़ा जाएगा। ठीक है, बस ये तो ये चीज़ें हैं समझाने के लिए कि इस प्रकार से हमें जैसे प्रश्न बनता भी है तो ये नहीं बनता कि इसका सेंटेंस बनाओ, इसका वाक्य तैयार करो, इसके वाक्य में शुद्धि अशुद्धि ढूंढो, वो तैयार नहीं करना है आपको। अब ऐसा ये सेंटेंस लिखे हैं ना, ये वाक्य लिखे हैं ना, अब इनमें ये बोला जाएगा कि बताओ भाई इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। फिर 4 ऑप्शन होंगे कि पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। अब बताओ कौन से होंगे, तो हमें फिर इसको समझना पड़ेगा ये पुरुष तो नहीं है, पुरुष होगा तो यहाँ कोई प्राणी होगा, जबकि यह प्राणी यही नहीं, क्या है, यहाँ वस्तु है कोई, तो यहाँ पर इसके बाद में लिखी गई है वस्तु, इसीलिए इस वस्तु के देखते हुए, इस वस्तु को देखते हुए क्या कहेंगे, इसको निश्चय सर्वनाम कहा जाएगा। ठीक है, यह लोटा देखो यहाँ भी सर्वनाम, ये संज्ञा, सर्वनाम संज्ञा, सर्वनाम संज्ञा, ये सर्वनाम संज्ञा, सर्वनाम संज्ञा, सर्वनाम संज्ञा। उसमें क्या रखा है, यहाँ पर संज्ञा नहीं है, देखो ऐसा तो नहीं है कि इन शब्दों की वजह से नहीं हो। मैं लग गया ना तो मैं संबंध बता देता है भाई। ठीक है, क्लियर हो गया, सही में आ गया। निश्चयवाचक सर्वनाम, ये 4 प्रकार के सर्वनाम हमने पढ़ लिए जो यौगिक सर्वनाम के भेद थे। अब हमारा जो सर्वनाम होगा वो होगा अगला अनिश्चय, उसके बाद प्रश्नवाचक। तो हम ये दोनों अनिश्चय और प्रश्नवाचक दोनों को ही हम कहाँ पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इन दोनों को अगली कक्षा में। सर्वनाम की 2 कक्षाएं हो चुकी हैं, अब अगली तीसरी कक्षा होगी, उसमें आपका सर्वनाम पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। उसमें हम पहले तो पढ़ेंगे 2 भेद और जो बचे हुए हैं, एक तो अनिश्चयवाचक और दूसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इन दोनों के बाद हम करेंगे जबरदस्त रिवीजन या अभ्यास प्रैक्टिस। ठीक है, तो अब जब अगली क्लास आप लेने आओगे तो इन अगली वाली क्लास को लेने से पहले ये 2 क्लास आराम से पढ़ के आना, क्योंकि उसमें ये 2 भेद तो पढ़ाए जाएंगे। 2 भेद के बाद थोड़ा सा आपका अभ्यास, आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, थोड़ा सा रिवीजन करवाया जाएगा। तो इन दोनों क्लासों को पढ़ के आना तीसरी क्लास के लिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वेट करना मेरी अगली वीडियो का। चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो करना लाइक और कर देना शेयर, बांट देना, फैला देना, घुमा देना। कोई समस्या, संकट, परेशानी, कुछ भी डाउट, शंका, समाधान कुछ भी हो या कुछ कहना हो, कोई सुझाव देना हो तो सीधे सीधे आप जाके कमेंट बॉक्स में आइए, कह के जाइए, देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, फिर उसके हिसाब से प्रतिक्रिया भी जारी की जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा ख्याल रखना, मतलब मेरी वीडियो को सपोर्ट करना, मुझे सपोर्ट करना, चैनल को सपोर्ट करना, वीडियो को बांटना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करना इंतजार। तब तक जय हिंद, जय भारत। वालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। खत्म, देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। एक लाइक भाई, लाइक करे, फॉलो करे, शेयर करे। क्या चाहिए बदले में हमें, बस एक प्यारा सा लाइक। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब यार, सभी की मांगे मैं पूरी करता हूँ, मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। ये इस तरीके का सैल्यूट। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है कर दो यार, हाथ जोड़ के विनती है।